हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। कोई शो नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है हम शो कर रहे हैं। नहीं नहीं, चलिए। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे 2.18 तक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पढ़ाई को, लेक्चर्स को। अब हम बात करते हैं एलएसएस। जानते हैं ना, अब तो याद हो गया होगा यार। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारे पास है एक 2.19 क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of this much 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to this solution and the new vapor pressure become 2.9 at the same temperature 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of solute and the vapor pressure of water at 298 Kelvin. तो ये क्वेश्चन एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसमें अगर हम गिवन की बात करें तो क्या क्या हमें गिवन है। हमारे पास है एक 30 ग्राम सॉल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल है, और वाटर जो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो है 90 ग्राम। और इसका जो प्रेशर आया है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो आया है 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। फिर इसी गिवन कंडीशन को हम आगे लिखते हैं। 18 ग्राम वाटर इज देन एडेड टू, तो एडेड वाटर और ऐड कर दिया 18 ग्राम। और अब जो नया प्रेशर बना जिसको हम पी एस डैश कह सकते हैं, वो बन गया 2.9 किलो पास्कल एट द सेम टेम्परेचर 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो हमने सॉल्यूट ऐड किया था, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एम नॉट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना होगा। और दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, दैट इज पी नॉट ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आपको निकालना है। दो काम हो गए हमारे पास। तो अब हमें एक्चुअल में दो इक्वेशन बनानी पड़ जाएंगी, क्योंकि पी नॉट ऑफ वाटर एट द 298 केल्विन विल नॉट चेंज, वो तो एक प्योर फॉर्म है, वो सेम रहेगा। तो दो इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास N1 जो एक सॉल्वेंट को लेकर है, दैट इज वाटर, पहली बार में 90/18 है, नेचुरली जिसकी वैल्यू आएगी आपको 5। और दूसरी बार में जब आपने वाटर ऐड कर दिया था, तो आपने जब वाटर 18 ग्राम ऐड किया तो टोटल वेट ऑफ वाटर हो गया हमारे पास 90 + 18, दैट इज 108, इतना। और नई कंडीशन में N1 डैश इज इक्वल्स टू 108/18 विच कम्स आउट टू बी 6। सॉल्यूट जो ऐड किया था उसके बारे में कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम यहाँ N2 लिखें तो N2 होगा गिवन वेट बाय एम नॉट। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करते हैं तो आपको मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू N2/N1 + N2। ये इक्वेशन आएगी या ये एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर हम पी नॉट देखें तो ये हमें निकालना है, माइनस पी एस है 2.8 बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू N2। N2 है आपके पास 30/m नॉट और N1 है आपके पास 5 + 30/m नॉट। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें, इफ वी सी केयरफुली, तो हमारे पास दो अननोन है, जिससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यहां से। अब हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस डैश बाई
P नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 डैश प्लस N2 बनेगा। अब P नॉट माइनस 2.9 बाई P नॉट इज इक्वल टू N2। N2 इज once again 30 बाई एम नॉट। N1 डैश बनेगा आपके पास 6 प्लस 30 बाई एम नॉट। यह आप पूरी इक्वेशन लिखेंगे तो 30 बाई एम नॉट बाई 6 प्लस 30 बाई एम नॉट। तो ये इक्वेशन आपको 2 मिल गई। और जब हम इन दो इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें एम नॉट निकालना होगा। अब जब हम एम नॉट निकालेंगे तो एम नॉट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे किस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन दैट इज पी नॉट माइनस 2.9 बाई पी नॉट माइनस 2.8। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने पॉइंट पर किसी को। और आप इसी एक्सप्रेशन को चाहें तो इज इक्वल्स टू 30 बाई एम नॉट बाई 6 प्लस 30 बाई एम नॉट। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास 30 बाई एम नॉट डिवाइड बाई 5 प्लस 30 बाई एम नॉट। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो हम एक और मेथड बता सकते हैं आपको, मेथड 2। और आप मेथड 2 को देखेंगे तो और आसान पड़ जाएगा। मेथड 2 में क्या करते हैं, मेथड 2 में हम इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले ही। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस 2.8 बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू 30 बाई एम नॉट बाई 5 प्लस 30 बाई एम नॉट। ऐसे लिख सकते हैं। मेथड 2 के लिए आसान है। और यहां पर इससे आगे हम लिख सकते हैं इसको, that is 2.8 by P naught is equals to 1 minus, इक्वलिटी के साइन के लेफ्ट और राइट को बदल दिया आपने, 30 बाई एम नॉट बाई 5 प्लस 30 बाई एम नॉट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम मेथड 2 के अकॉर्डिंग चले तो फाइनली हमारे पास आता है P नॉट बाई 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई M या M नॉट। और अगर हम इसी इक्वेशन 2 को अब यूज कर ले सेम मेथड में, तो हम लिखेंगे यहां पर, चलिए कलर चेंज कर देते हैं सॉरी, इट विल बी 2.9 बाई M नॉट is equals to 1 minus 30 by m naught by 6 plus 30 by m naught। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। या फिर आप लिख सकते हैं आगे इसमें p नॉट बाई 2.9 by m नॉट, p नॉट। तो ये हो गया p नॉट बाई 2.9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 बाई m नॉट। ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं 3 और ये इक्वेशन लिख सकते हैं 4। चाहे तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें या 3 और 4 को यूज कर लें, डिवाइड कर दें। देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम यूज करें तो हम लिखेंगे 2.9 बाई 2.8, पी नॉट कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाई एम नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस 5 बाई एम नॉट। ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे एम नॉट को, तो एम नॉट आता है हमारे पास 23 ग्राम पर मोल।
तो आप चाहें तो ये एक्सप्रेशन लगा दीजिए या थर्ड और फोर्थ को यूज कर लीजिए, लेंथी न्यूमेरिकल है। तो ये हमारा एक पार्ट, पहला पार्ट खत्म हुआ जी। देखो कितना लंबा था क्वेश्चन, एम नॉट ऑफ सॉल्यूट निकाला। अब आपको दूसरा पार्ट क्या निकालना है, पी नॉट ऑफ वाटर। ये पार्ट आसान है। पी नॉट ऑफ वाटर निकालने के लिए आप इक्वेशन 3 या 4 कोई भी यूज कर लो भाई, चाहे 3 यूज कर लो या 4 यूज कर लो। मान लो हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया और इसका बी पार्ट अगर हम सॉल्व करने लगे तो हमें थोड़ी सा स्पेस और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 को यूज कर लेंगे। पी नॉट बाई 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई 23। तो यहां से हमें ये पी नॉट ऑफ वाटर मिल जाएगा, वो आएगा 3.53 किलो पार। तो यू कैन सी कि हम एक से ज़्यादा मेथड को लगा करके क्वेश्चन को, लेकिन टफ नहीं है, डाटा बहुत सारा है, डाटा को यूज़ करना सिखा रहे हैं हम आपको। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। A 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15. आपको दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। क्या गिवन है आपको यहां? पहले पार्ट में है आपके पास 5% बाई मास केन शुगर का सॉल्यूशन, दैट इज 5% वेट बाय वेट केन शुगर है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है, यानी TF ऑफ सॉल्यूशन दिया है 271 केल्विन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5%, दूसरा भी 5% ग्लूकोज है, ये भी वेट बाय वेट है, और इसका आपको TF डैश कह देते हैं निकालना है। और इन द बोथ केसेस अगर हम TF नॉट फॉर वाटर की बात करें, यानी प्योर फॉर्म की बात करें, तो 273.15 केल्विन आपको दिया हुआ है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15, तो हाउ टू गो विद द प्रॉब्लम। नेचुरली इस बार भी आपको सॉल्यूशन में दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि KF एक तो दिया नहीं है वाटर का, मेन पॉइंट। तो KF निकालना पड़ेगा आपको, वो हम पहले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। केन शुगर का मतलब है, देखिए C12H22O11, इसको केन शुगर कहते हैं, जिसका एम नॉट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज 342। और TF है आपके पास, डेल्टा T नॉट भी है, तो हमारे पास डेल्टा T नॉट F या डेल्टा TF कैलकुलेट हो जाएगा। अरे भाई ये कहाँ जाता है इधर उधर, ठीक है। डेल्टा TF उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, T नॉट F माइनस TF, और ये वैल्यू हो गई 273.15 माइनस 271, माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू हो जाएगी 2.15। अब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू M इंटू KF होता है, और केन शुगर लें या ग्लूकोज लें, I की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 2.15। मोलैलिटी हमारे पास नहीं है, इंटू KF। मोलैलिटी तो यहां से निकाली जा सकती है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास 5 ग्राम केन शुगर है, तो वेट भी आ गया आपके पास सॉल्यूट का, और उसका मोलर मास तो है ही है, आप जानते हैं ये लिखा है। तो मोलैलिटी हो गया आपके पास गिवन वेट 5 बाय मोलर मास 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना होगा भाई, परसेंटेज का मतलब 100 माइनस 5 विच विल कम आउट 95 इंटू 1000, ये मोलैलिटी आ गई। अब इसको अगर हम प्लेस कर दें, 2.15 इज इक्वल्स टू
5 into 1000 by 342 into 95 into kf। तो यहां से आप kf की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, और जब हम यहां से kf निकालेंगे तो हमें kf मिलेगा, इधर लिखते हैं, kf मिलेगा हमारे पास 2.15, और इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.154 आएगा। इतनी वैल्यू आ गई, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते, कैलकुलेट क्या करनी है इसको। अब हमारे पास है दूसरा डाटा। दूसरा डाटा ध्यान से देखिए। दूसरे डाटा में हम इसी वाटर के kf का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा 2.15, क्योंकि वाटर दोनों जगह एक ही चीज है, 2.15। सॉल्वेंट तो सेम है। अब सेम एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे। एक्सप्रेशन सेम है, डाटा सेम नहीं है, ध्यान रखना। अब हमारे पास नया एक्सप्रेशन, तो हम क्या करते हैं कि नए कलर का मार्कर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हम अलग चीज कर रहे हैं। तो इस बार डेल्टा टी एफ विच इज वंस अगेन इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ डैश इज इक्वल टू एम इंटू के एफ। टी नॉट एफ वो तो है 273.15 माइनस टी एफ डैश, यही निकालना है। मोलैलिटी 5% इस बार है ग्लूकोज। तो 5% ग्लूकोज का मतलब क्या बना? 5% ग्लूकोज का मतलब है 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई होप आप सब समझते हैं आप दैट वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल गया 100 माइनस 5, दैट इज 95, और ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर मास होता है 180। तो मोलैलिटी जब हम रखेंगे तो हम रखेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 180 इंटू 95 इंटू 1000 इंटू KF। एक ही सॉल्वेंट है 2.15 0.154, और जब हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो हमें डेल्टा टी एफ डैश में से टी एफ डैश की वैल्यू निकल आएगी, और टी एफ डैश की वैल्यू आएगी 267.1 केल्विन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इतनी छोटी कैलकुलेशंस आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम 2.21। सभी थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल हैं। 2 एलिमेंट्स, क्योंकि अब वाइंड अप होता जा रहा है तो बीच में एक दो छोटे न्यूमेरिकल भी आएंगे। सभी तरह के आते हैं रास्ते, कुछ स्मूथ, कुछ रफ, कुछ गड्ढे वाले, कुछ प्लेन। कहीं ट्रैफिक तेजी से निकलता है, कहीं स्लो स्लो निकलता है। तो चलते रहिए नौजवानों, सीना तान करके, जंग जारी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2.21 की। 2 element A and B form a compound having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin while 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant of benzene दे दिया है। Calculate the atomic masses of A and B. Atomic masses of A and B आपको निकालनी है। तो भैया देखो जी, यहाँ पर हमारे पास अगर हम मान लें, या गिवन क्या है, मानने से पहले तो गिवन क्या है। 2 एलिमेंट हैं A and B जिनके मोलर मास आप Ma और Mb भी मान सकते हैं। एटॉमिक मास इन 20 ग्राम C6H6। कंपाउंड कौन कौन से हैं? AB2 है एंड AB4। इसका लिया आपने 1 ग्राम और इसका भी लिया 1 ग्राम।
इसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ आता है आपको 2.3 पहला पॉइंट। AB4 में डेल्टा टी एफ आता है आपको 1.3। KF इज 5.1, दोनों को बेंजीन में डिसॉल्व किया है, चाहे AB2 हो या AB4। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको MA एंड MB। तो अब हम क्या करें कि हम यहां पर एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। कैसा एक्सप्रेशन है देखो, हमारे पास डेल्टा टी एफ है विच इज इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू के एफ। अब AB2 या AB4 को बताया नहीं है कि ये आयनिक है या नहीं है, तो हम नॉन आयनिक मानते हुए आई की वैल्यू 1 लेकर चल देते हैं। फर्स्ट केस में 2.3 इज इक्वल टू 1। अब मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी होता है मोल्स यानी गिवन वेट बाय एम नॉट into weight of solvent if it is in gram into 1000 into kf। अब इतने समझदार आप हो गए हो कि आपको एलएसएस करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब ये हो गया बेटा 2.3, ये 1 गिवन वेट कितना गिवन है 1 ग्राम। अब अगर हमें Ma2 का मोलर मास निकालना होगा, या सॉरी AB2 का, Ma2 कहाँ से लिख दिया मैंने, अगर आपको AB2 का निकालना होगा तो AB2 का m नॉट कितना आएगा Ma प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB, और AB4 का निकालना होगा तो m नॉट आएगा Ma प्लस 4 टाइम्स ऑफ MB। तो हम पहला जो केस कर रहे हैं वो AB2 को कर रहे हैं। तो ये हो गया m नॉट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है हमने 20 ग्राम 20 ग्राम इंटू 1000, और KF की वैल्यू है 5.1। एक एक्सप्रेशन आया। दूसरा एक्सप्रेशन भी बनाते हैं AB4 के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू KF। इस बार डेल्टा TF कितना है हमारा AB4 को लेकर 1.3। आई की वैल्यू 1, मोलैलिटी हो गया हमारे पास गिवन वेट 1 ग्राम है दोनों केसेस में, बाय एम नॉट डैश कर देते हैं। चलिए इसको एम नॉट डैश। वेट इन ग्राम 20 ग्राम बेंजीन दोनों केसेस में था, इंटू 1000 इंटू KF विच इज 5.1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल अब हम करना है। इक्वेशन 1 से एम नॉट की वैल्यू आएगी और इक्वेशन 2 से भी एम नॉट डैश की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन 1 से आपको एम नॉट की वैल्यू आती है 110.87, जिसकी वैल्यू है नेचुरली Ma प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB, और एम नॉट डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से भी आपको मिल जाएगी, वो है 196.15, जिसकी आगे वैल्यू है Ma प्लस 4 टाइम्स ऑफ MB। नाउ टू इक्वेशंस, टू अननोन, 1 और 2 को माइनस कर दीजिए, या 2 और 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसको और इसको, तो यहां से आपको Ma की वैल्यू भी मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू 25.6, और MB की वैल्यू भी मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 42.6। सिंपल है, पार्ट सिंपल है, कैलकुलेशन लेंथी है बेटा। तो हमने एटॉमिक मास निकाल लिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिए, और हम बार बार आपको बताते कि हमें मेन इंटरेस्ट है आपको क्वेश्चन को रटवाना नहीं, सिखाना कि हम कैसे सॉल्व करें, क्या दिया है कैसे फाइंड आउट करें। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और 300 Kelvin 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर की क्वेश्चन आया लगता है, ऑफ 4.98 बार। If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? ठीक है जी। तो आपको फिर से हमारा
ट्रेंड नहीं बदलेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा है। गिवन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 36 ग्राम ऑफ C6H12O6 इन 1 लीटर, अ लीटर का मतलब 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई दिया है आपको 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई आपको दिया हो 1.52 बार, सेम टेम्परेचर पर, T कांस्टेंट है, तो आपको बतानी है कि कंसंट्रेशन क्या होगी, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन। तो अगर हम पाई या पाई 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, पाई 1 इज इक्वल टू C1RT ऐसे लिखेंगे, और पाई 2 इज इक्वल टू C2RT, क्योंकि ना तो R चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T भी सेम है। तो अगर हम पाई 1 लिखें तो लिखेंगे 4.98 इज इक्वल्स टू C1 है हमारे पास ये वैल्यू, कैसे निकालें? C1 हो गया 36 ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 1 इनटू R इनटू T। पाई 2 यानी ऑस्मोटिक प्रेशर 2, वो वैल्यू हो गई 1.52। C2 तो हमें नहीं पता, R और T नहीं बदलेगा। बताओ भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड करनी है आपने इक्वेशन। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1.52 बाय 4.98 इज इक्वल्स टू C2 इंटू RT डिवाइड बाय 36 बाय 180 इंटू RT। अब RT और RT कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो C हमारे पास या C2 की वैल्यू आएगी 0.061 मोलर। सिंपल, हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2.26 पर। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है दुनिया जमाना। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, लेक समझते ना, झील, तालाब, लेक मतलब वैसे तो झील होता है, पॉन्ड होता है तालाब, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी, ठीक से पढ़ना, ऑफ सोडियम आयन इन द लेक। तो भैया जी आपको दिया क्या है? ई का है बे, कैसे करेंगे बे? कर लेंगे कोई बात नहीं। अरे सॉल्यूशन पहले ही लिख दिया, बहुत फास्ट है हम तो, गिवन लिखा नहीं। गिवन क्या है? इफ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक, डेंसिटी है किसी लेक की, लेक क्या पानी की है, उसके अंदर वो है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है जी। विच कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर kg ऑफ वाटर। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड करना है हमने मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन। इससे आसान तो नहीं होना चाहिए। तो फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड करना है मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन। तो भाई कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि जी मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस या सॉल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट्स इट। अब किसके बारे में बात कर रहा है? वो सिर्फ सोडियम आयन के बारे में बात कर रहा है। तो मोल्स को लिखेंगे हम गिवन वेट, और क्योंकि सोडियम आयन है तो हम यहाँ एटॉमिक वेट की बात कर सकते हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, लेक के अंदर है ना
सोडियम आयन, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर आपको ग्राम में दिया है ना, पर केजी दिया है, आई एम वेरी सॉरी, केजी में दिया है। ये तो और भी अच्छी बात हो गई, हमारी कैलकुलेशन आसान कर दी भैया क्वेश्चन बनाने वालों ने। तो वेट कितना दिया है हमें, 92 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, 11 Na23। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पर केजी बता दिया, यानी 1। तो 92 डिवाइड बाई 23, भाई डिवाइड करना तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको मिलेगा अब आंसर 4। और ये जो 4 मोल्स आए हैं ये पर केजी हैं, और मोल्स पर केजी को हम क्या कहेंगे, मोलालिटी। बस ही तो इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल किए हैं तो छोटे भी हमारे लिए ही बने हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डेंसिटी का क्या करें सर, पड़े रहने दो, दे दी ऐसे ही, ज़रूरत ही नहीं हमें इसकी यहाँ पर। तो अब हमें कहाँ चलना है, अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ हमें बढ़ जाना है, रुक कर लेना है। अगला सवाल क्या कहता है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड इज 6 × 10⁻⁻16। अरे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या बात है, वाह जी वाह। आयनिक इक्विलिब्रिया की बात करने लगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ Cu2S इन सॉल्यूशन। बेटा जी आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, और वो है 6 × 10⁻⁻16। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी मैक्सिमम वाली। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी। मैक्सिमम मोलैरिटी निकालने का मतलब है कि आपको बेसिकली Cu2S जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा Cu+2 और S2 नेगेटिव की फॉर्म में, तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी निकालनी है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, तो मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी से ही है, क्योंकि जो पार्ट डिसॉल्व होगा वही मोल्स पर लीटर बनाएंगे, जो पार्ट डिसॉल्व नहीं होगा वो मोल्स पर लीटर ही नहीं बनाएंगे। तो मोल्स पर लीटर का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी से ही है। और हम तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, KSP को हम जानते हैं अच्छे से, वो Cu2+ होगा स्क्वायर ब्रैकेट में और S2 नेगेटिव होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब अगर हमारे पास ये S है तो ये भी S होगा, तो KSP इज इक्वल्स टू S × S, यानी सॉल्युबिलिटी मतलब मोल्स पर लीटर। तो जी S की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, S की वैल्यू हो गई हमारे पास KSP का अंडर रूट ऑफ KSP। KSP कितना दिया है, 6 × 10⁻⁻16 का अंडर रूट। अब इसमें कौन से बड़े हमने रॉकेट साइंस लगानी है, अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालनी है जो आती है 2.45 × 10⁻⁸ और क्योंकि सॉल्युबिलिटी है यानी मोलैरिटी है तो ये हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर ही है। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। आप क्या देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ कर, इतना सही था, कोई ज़रूरी थोड़ी है हर न्यूमेरिकल हम ऐसे ही लेंदी लेते चले जाएं, या NCERT पागल है सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही देगी नहीं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, LSS करते रहिए, क्या करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब हमें अगला सवाल, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन निकालना है, यानी मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाय द टोटल मास। मास परसेंटेज तो वही हो गया। इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ ये रहा एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अब गिवन क्या है आपको, आपको गिवन है एस्पिरिन जो है C9H8O4, जिसका वेट आपको गिवन है 6.5 ग्राम। दूसरा है एसिटोनाइट्राइल,
दैट इज CH3CN, जिसका वेट दिया है आपको 450 ग्राम। ये तो है गिवन। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मास परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। और मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का मतलब हो गया कि आपको परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन निकालनी है मास की टर्म में। तो मास परसेंटेज के लिए हम क्या करें? मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, ये होगा हमारे पास मास ऑफ एस्पिरिन बाय टोटल मास। अब टोटल मास में हमारे पास है ही क्या भाई? इंटू 100। हमारे पास एस्पिरिन है और एसिटोनाइट्राइल है, एक हमारे पास है 6.5 ग्राम, एक है 450 ग्राम। तो बस आसान नहीं हो गया? 6.5 तो मास ऑफ एस्पिरिन है और टोटल मास में आपने एक 6.5 मास लिया और एक 450 लिया, इंटू 100 कर दिया। ये परसेंटेज के लिए ज़रूरी है भाई। आंसर हो गया 1.424%। ये लीजिए, हो रहे ना आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल आसानी से, परेशान नहीं होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भाई, कितना बोलें बोले बोले। चलिए क्वेश्चन में है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। नेलॉर्फिन, ये कंपाउंड का नाम दे दिया, सिमिलर टू मॉर्फिन, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम इन नार्कोटिक यूजर्स। ठीक है, अभी तक कोई हमें डाटा नहीं दिया सिर्फ इस कंपाउंड के अलावा। डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 mg। कितनी mg दी जाती है? जैसे हम डोज कहते हैं ना, हम दवाई लेकर आते हैं, कितने mg की दवाई है? 500 mg है, 400 mg है, 200 mg है, 250 mg है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, दवाई के पत्ते के ऊपर लिखा होता है, पैकेट के ऊपर लिखा रहेगा। तो नेलॉर्फिन की जो डोज है वो 1.5 मिलीग्राम है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है मेरे ख्याल एनसीईआरटी में। मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। पता नहीं क्या क्या कह डाला, लेकिन अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें गिवन क्या है? नेलॉर्फिन है तो C19H21NO3, एक तो ये गिवन है। अब डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज, तो डोज लिख लेते हैं हम 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ, मोलैलिटी दे दी है आपको, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। ठीक है जी, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मास ऑफ C19H21NO3। जिसमें आपको कितनी डोज देनी है? 1.5 मिलीग्राम की डोज देनी है। इतनी डोज देने के लिए कितने सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी? कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। अब सॉल्यूशन ध्यान से समझिए और क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाता है कैसा है क्या नहीं है। देखो जी, आपको इतनी मिलीग्राम की डोज देनी है, ध्यान से समझना, नेलॉर्फिन की। और
इसी नेलॉर्फिन का एक सॉल्यूशन है जो है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर। इसका मतलब है कि हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम नेलॉर्फिन है, दैट इज C19H21NO3 इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये गिवन है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि हम कितना सॉल्यूशन लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लें कि हमें 1.5 मिलीग्राम डोज उस सॉल्यूशन में नेलॉर्फिन की मिल जाए। इसी को यूज करना है। तो कैसे यूज करें? हमने एक गलती की बेटा, एडमिट कर लेनी चाहिए। 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, मोलालिटी का मतलब यही होता है। कोई नहीं, कर लेते हैं, इसमें क्या है, लेकिन सुधार भी तो ली और बता देते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लाइन लगा देनी है इधर से, जिससे पार्टीशन हो जाए और हम अपना क्वेश्चन कर लें। हाँ, सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। कैसे करें? आप निकालिए m0 ऑफ नेलॉर्फिन, दैट इज C19H21NO3 को, और जब हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे तो छोटा सा आंसर लेकर आएंगे ये, दैट इज 311 ग्राम पर मोल। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इस मोल्स का है और ये उसका मोलर मास है। तो क्या हम बता सकते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ C19H21NO3 का कितना होगा? क्योंकि वेट होगा हमारे पास मोल्स इंटू m0, और मोल्स है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311। और जब हम इसको वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.467 ग्राम, विच वी कैन राइट 467 मिलीग्राम। तो हमारे पास इस मोल्स का हमने वेट बनाया। वेट कितना बनाया? 467 मिलीग्राम या 0.467 ग्राम। तो अगर मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेट को जोड़ दूं तो मुझे सॉल्यूशन का वेट आएगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के वेट में ही निकालना था, सॉल्वेंट के वेट में नहीं। देयरफॉर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन is 100 plus 0.467। आंसर बन गया 100.467 ग्राम। अब आपका सॉल्यूशन तैयार है, मतलब बेस हमने तैयार कर दिया। ग्रीन कलर यूज करते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 467 मिलीग्राम नेलॉर्फिन है उसके लिए आपको 100.467 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए। तो 1.5 मिलीग्राम की डोज बनाने के लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए? आपको चाहिए 100.467 डिवाइड बाई 467 इंटू 1.5, यानी कैलकुलेट करेंगे तो हम 3.21 ग्राम पर पहुंच जाएंगे। इतने ग्राम सॉल्यूशन चाहिए। ये आई लाइक दिस क्वेश्चन पर्सनली। ये है एक्चुअल में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये आसान है, 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन कहां से इतना लंबा होगा इसका। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन मीथेनॉल।
तो आपने इस बार तो सीधा गिवन लिखना शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आपको एक तो दिया है बेंजोइक एसिड है। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.15 मोलर solution of solution in methanol MUH। फाइंड क्या करना है वो तो पहली लाइन में ही लिख दिया है। वेट ऑफ C6H5COOH जो एक सॉल्यूट का काम कर रहा है कितना होगा, और मीथेनॉल हमारा सॉल्वेंट है। वेट बताना इन ग्राम। तो देखो यहां से हम तोड़ना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा। 0.15 मोलर कहने का मतलब है 0.15 मोल्स ऑफ C6H5COOH in 1000 ml of solution। राइट जी। तो क्या हम इस मोल्स को वेट में बदल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। मोल्स को अगर मैं m0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वेट आ जाएगा, और C6H5COOH का m0 अगर हम निकालें तो वो आता है 122, ये आता है। तो हमने मोल्स लिया 0.15, इसको 122 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 18.3 ग्राम ऑफ C6H5COOH in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको बताना क्या है, ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जब 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 18.3 ग्राम बेंजोइक एसिड की जरूरत थी, तो 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना बेंजोइक एसिड चाहिए? कितना बेंजोइक एसिड चाहिए? आपको चाहिए 18.3/4, दैट विल कम आउट 4.575 ग्राम। इतना आपको बेंजोइक एसिड चाहिए। ये हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल जिनको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 2.32 कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, वो इतना बड़ा कंपाउंड, 1 2 3 1 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। आई एम वेरी सॉरी, कैसे मैं ये ऐसी गलतियां कर रहा हूँ। नहीं, नींद आ रही है मुझे, सोने का मन कर रहा है। 1 2 3 4, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद सोते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ आपको निकालना है फॉर पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस। तो 10 ग्राम हमारे पास है CH3 CH2 CH ClCOH, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। और Ka दे दिया है, Ka लिखा है, ये ध्यान से देखना, 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf दिया है 1.86। अब बात बनी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। Ka देने का मतलब हो गया भैया ये वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट होगा, और अगर ये होगा डिसोसिएट तो इसमें अब I की वैल्यू जोड़ी जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, I की वैल्यू इन्वॉल्व होगी। डिसोसिएशन हो रहा है, तो बिना उसके तो हम काम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू M इंटू KF। छोटा काम नहीं है।
हमें मोलैलिटी नहीं मालूम, KF गिवन है और I भी नहीं मालूम, तो हमें I भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें अल्फा भी नहीं मालूम, वीक एसिड है, तो बहुत लंबा चौड़ा काम है ये। चलो तो सबसे पहले हम मोलैलिटी निकालते हैं, जो निकालना हमारे लिए आसान है। मोलैलिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, तो वेट आ गया सॉल्यूट का 10 डिवाइड बाई m0, ये रहा m0, यहाँ से m0 निकालेंगे और m0 की वैल्यू आती है आपको 122.5। ये हो गए मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है? 250 ग्राम इंटू 1000, तो इसीलिए हमने सबसे पहले मोलैलिटी निकाली। और जब हम मोलैलिटी निकालेंगे तो हमारे पास लगभग जो आंसर आता है वो आता है 0.3264, ये मोलैलिटी हो गई। अभी तो हमारे पास इतना हिस्सा आया है, आई नहीं आया। अब अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 बाई n-1। आई के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके पास जो एसिड गिवन है बेटा वो है ये, ध्यान से समझना। और ये जब डिसोसिएट होगा तो एक मोल से मिलने वाले पार्टिकल्स का नंबर होगा 2, एक कैटायन और एक एनायन। चलिए जी, ये भी मान लिया कि n की वैल्यू यहाँ 2 है, लेकिन अल्फा तो अभी भी नहीं है। एक इक्वेशन में एक ही अननोन रख सकते हैं, और अल्फा पता चलेगा तो आई पता चलेगा। तो ये किस लिए दिया हुआ है? वाई इट इज गिवन, स्पेक्ट्रेटर नहीं है। अब देखो C00, C माइनस सी अल्फा एंड सी अल्फा, आयनिक इक्विलिब्रिया 11th क्लास। तो अब हम लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब समझ आया होगा आपको कि यहाँ Ka का क्या रोल है। अब Ka अगर हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻³ है, C की वैल्यू है 0.3264 इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और हम यहाँ अल्फा को 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा मान लेते हैं। अल्फा इज वेरी लेस देन 1, therefore 1 minus alpha is approximately 1। तो आपको इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, जरूरी हमें चाहिए, और अल्फा आता है 0.065। अब हमारी बल्ले बल्ले हो गई जी, और बल्ले बल्ले हो गई तो बस हमने अब निशाना साध लेना है। अल्फा है 0.065, आई हमारे पास नहीं है, n है 2-1, तो आई आपको मिल गया यहाँ पर कितनी वैल्यू? 1.065। तो अब हमारा काम आसान हो गया। मोलैलिटी हमने निकाल ली, ये रही, जिसको हमने कंसंट्रेशन की तरह रखा क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो मोलैलिटी बराबर हो गई। आई भी निकाल लिया, KF भी है, तो बताइए डेल्टा TF क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो डेल्टा TF is equals to I, that is 1.065, मोलैलिटी 0.3264 और इंटू KF, और KF की वैल्यू है 1.86। सब कैलकुलेट करें तो 0.65, ये वैल्यू आएगी आपको डेल्टा TF की। तो बोलो तारा राइट। चलिए